नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ललित नामा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय कनवास, कोटा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं और वह है प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय। अर्थात प्राचीन काल में भारत देश में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति कौन से विश्वविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर, ये प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शिक्षा का स्वरूप उस काल में कैसा था, इन विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की, कब की, इनमें क्या व्यवस्था थी, इनमें क्या पढ़ाया जाता था, फिर इन शिक्षा केंद्रों को किसने नष्ट कर दिया, आज वर्तमान में इन विश्वविद्यालयों या शिक्षा केंद्रों की क्या स्थिति हो गई है। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्र। शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत देश में प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन भारत की शिक्षा गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत होती थी। उपनयन संस्कार के द्वारा बालक की शिक्षा का प्रारंभ गुरु के सानिध्य में होता था। उस समय शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र गुरुकुल सर्वत्र विद्यमान थे। अर्थात वैदिक काल से ही भारत देश में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा के केंद्र खोले जाने लगे थे। आधुनिक विद्यालयों जैसी संस्थाओं का प्रचलन तब नहीं था। नगर से बाहर वनों में शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे, जिससे कि शहरी वातावरण का प्रभाव इन शिक्षा केंद्रों पर नहीं पड़ता था। ये शिक्षा के केंद्र गुरुकुल शांत, सुरम्य एवं एकांत स्थान में थे। वाल्मीकि, काश्यप, मरीचि, संदीपनी आदि के आश्रम भी नगर की सीमा से बहुत दूर थे। गुरुकुल पद्धति के अनुसार विद्यार्थी आश्रम अथवा तपोवन में ही रहा करते थे। इन शिक्षा केंद्रों में गुरु शिक्षा के साथ उन शिष्यों का सर्वांगीण विकास करता था। ये गुरुकुल ही धीरे धीरे शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए। अर्थात वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो भारत देश की शिक्षा पद्धति भी ज़्यादा विकसित होती गई। शिक्षा का यह सफ़र गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ था, वह उन्नति करते हुए विश्वविद्यालयों में परिवर्तित हो गया। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो विश्वविद्यालय, प्रमुख विश्वविद्यालय थे, वो इस प्रकार है: नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर। उस समय भारत देश संपूर्ण विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। इन सभी केंद्रों में गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा, विज्ञान व अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालयों के बराबर कोई नहीं था। इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा गया। अब हम सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय और उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज इस वीडियो में हम इन दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके भाग 2 में विक्रमशिला, वल्लभी और सरस्वती मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के प्राचीन अवशेष हमें मिले हैं, उनका यहाँ पर यह चित्र है। तो इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था, क्योंकि सुनियोजित तरीके से विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा का सुप्रसिद्ध केंद्र था। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसका समय 5वीं सदी रहा। तो यह इसके द्वारा एवं अन्य शासकों के अनुदान से बिहार में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऐसा वर्णन मिलता है कि गुप्त वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास के लिए अपार धनराशि प्रदान की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक इस विश्वविद्यालय की समृद्धि में अपना योगदान करते रहे। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। अन्य राज्यों के शासकों द्वारा भी समय समय पर सहायता दी जाती रही। यह विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से 40 मील दूर बड़गांव नामक स्थान पर स्थित था। उस समय ये जो वहाँ पर स्थित था, तो इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको वहाँ पे खोजा था। उस समय इस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी थी। विदेशों से अनेक जिज्ञासु विद्यार्थी यहाँ आकर अध्ययन करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय में जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। चीनी यात्री वेनसांग ने इस शिक्षा केंद्र के विषय में इस प्रकार कहा है। देखते हैं क्या कहा था कि नालंदा का विद्यार्थी होना गौरवपूर्ण समझा जाता था। इस चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांतों से ही हमें इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेनसांग ने तो इस विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में अनेक विषयों पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पढ़ने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के रंग में रंगकर अपने देशों में भारतीयता का अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रचार करते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का भी प्रचार करते थे। यह विश्वविद्यालय उस समय बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका यह नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। 7वीं शती में जब वेनसांग भारत आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य थे। ऐसा विवरण हमें वेनसांग के यात्रा वृत्तांत और संस्मरणों से ही मिलता है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। जो पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था वह नालंदा विश्वविद्यालय ही था। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। नालंदा विश्वविद्यालय के भवन या परिसर के बारे में पुरातत्व विभाग के उत्खनन, बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों से प्राप्त विवरण के आधार पर जानकारी मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। आज भी यहाँ 2 मंजिला इमारत शेष है। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। ये इसका नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष है हमने पहले भी देखे थे, फिर से इनको देख लेते हैं। लाल पत्थर से किया गया था। अभी तक खुदाई में
13 मठ मिले हैं। इस नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई में यहाँ पर 13 मठ मिले हैं, और भी मठ होने की संभावना है। और वहीं पर आंगन, कुआं, मंदिर, प्रार्थना कक्ष, अध्ययन कक्ष आदि भी यहाँ पर हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का भवन 4 भागों में विभक्त था। विद्यार्थियों के आवास, विद्याध्ययन के भवन, पुस्तकालय कक्ष, धार्मिक भवन। नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल भवन अनेक मंजिलों वाला था। कहा जाता है कि इसकी ऊपरी मंजिल पर बैठकर यह देखा जा सकता है कि आकाश में बादल किस तरह अपनी आकृति बदलते हैं। इस विश्वविद्यालय का मुख्य भवन बीच में था और उसके चारों ओर 9 भवन थे। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 बड़े और 300 छोटे कक्ष थे, जहां विद्यार्थी अपने गुरुजनों के पास शिक्षा प्राप्त करते थे। 7 बड़े कक्षों में समय समय पर सामूहिक रूप से शिक्षा और अध्ययन संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श का आयोजन होता था, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट विद्वान विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते थे। रत्नसागर, रत्न उदधि, रत्न रंजक नामक 3 विशाल भवनों में विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसमें 3 लाख से अधिक हस्तलिखित पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्री अपने साथ भी ले गए थे। इस पुस्तकालय में जिज्ञासु विद्यार्थियों की हमेशा भीड़ रहा करती थी। विश्वविद्यालय में अनेक विषयों के विभाग थे। प्रत्येक विभाग में देश का सर्वोत्कृष्ट विद्वान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होता था। अन्य विद्वान भी अपने अपने विषयों में पारंगत होते थे। आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान, पुस्तकों की व्याख्या, शास्त्रार्थ, शंका, समाधान, इन सभी माध्यमों से अध्यापन कराते थे। अर्थात ये सभी माध्यम पढ़ाने के आधार थे। ये सभी आचार्यों के जो माध्यम थे वो थे। विश्वविद्यालय में वेद वेदांग क्या क्या पढ़ाया जाता था वहाँ पर? वेद वेदांग, व्याकरण, न्याय, मीमांसा, आध्यात्म विद्या, योग शास्त्र, बौद्ध धर्म आदि का अध्ययन होता था। इनके अतिरिक्त ज्योतिष, औषध विज्ञान, शल्य चिकित्सा, धातु विद्या, वनस्पति शास्त्र, मंत्र विद्या की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम उस समय संस्कृत था। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए पाली भाषा माध्यम थी। विश्वविद्यालय का कुलपति महान विद्वान तथा सर्वशास्त्र विशारद होता था। चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वह शीलभद्र था। उसका नाम शीलभद्र था। विद्यार्थी छात्रावासों में रहते थे, जिनकी संख्या 300 थी। छात्रावासों की संख्या 300 थी। यहाँ पर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। कैसे दी जाती थी, उनके पैसे का प्रबंध कहाँ से होता था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि विश्वविद्यालय को राज्य की ओर से दान में 200 गांव से उपज और आय के हजारों स्रोत प्राप्त थे, तो उनसे इन विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े व आवास का प्रबंध होता था। प्रवेश के लिए कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को सबसे पहले द्वारपाल को साक्षात्कार देना पड़ता था। उसके बाद 2 और स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। उसके बाद ही प्रवेश मिलता था। इस कठिन प्रवेश प्रक्रिया के कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रवेश
पा सकते थे। इसी प्रकार से आजकल भी जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं भारत देश के, उनमें छोटे छोटे बच्चों का भी आजकल साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही उनको प्रवेश मिलता है। 12वीं शताब्दी के आसपास विदेशी तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा यह महान शिक्षा केंद्र ध्वस्त कर दिया गया। यह बड़े खेद का विषय है। अब हम अगला विश्वविद्यालय देखते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके पहले हमने नालंदा विश्वविद्यालय देखा, वह प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, लेकिन प्रथम विश्वविद्यालय होने का श्रेय तक्षशिला विश्वविद्यालय को जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर तक्षशिला नगरी के सुरम्य वातावरण में स्थित था। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। यह नगरी सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित थी। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के केवल अवशेष मात्र बचे हुए हैं। इस विश्वविद्यालय का यह अवशेष का हमें चित्र प्राप्त होता है, जो ये हमने गूगल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताया है। तक्षशिला के इन अवशेषों या खंडहरों को खोज निकालने का श्रेय कनिंघम ने शुरू किया था, परंतु भारतीय पुरातत्व विभाग ने बाद में इस काम को और अच्छे से किया सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। तक्षशिला नगरी अफगानिस्तान के पूर्वी भाग गांधार देश की राजधानी थी। गांधार और तक्षशिला का परिचय हमें ऋग्वेद, रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण के अनुसार श्री राम अर्थात भगवान श्री राम के भाई भरत का पुत्र तक्षशिला नगरी तथा पुष्करावती नगरी का शासक था। भरत के 2 पुत्र थे, एक का नाम तक्ष, दूसरे का नाम पुष्कल। तक्षशिला नगरी का शासक और पुष्करावती नगरी का शासक। इनके बारे में यह रामायण में उल्लेख मिलता है। सिंधोर उभयतः पार्श्वे देशः परम शोभनः, अर्थात गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर किनारे स्थित था। तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन के पुत्र परीक्षित और उसके वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा। तक्षशिला नगरी पर आगे फारस के शासकों, चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानियों, सीथियनों, शकों का भी अधिकार रहा। तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे स्थान पर था जहां भारत देश की पूर्व और पश्चिम सीमा पर अन्य देशों से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही इस मार्ग से भारत देश पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को बहुत नुकसान पहुंचाया। 5वीं शताब्दी में हूणों ने भारत पर जो ध्वंसक आक्रमण किए, उनमें तक्षशिला नगरी और विद्या का यह प्रमुख केंद्र ध्वस्त हो गया। यह भी बड़े ही खेद का विषय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि देश विदेश के विद्यार्थी अध्ययन के लिए यहाँ पर आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बनारस, राजगृह, मिथिला, उज्जैनी, पांचाल आदि भारत के दूर दूर के नगरों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे और विश्व गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के
कुछ अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि, जिनकी कि हम व्याकरण आजकल संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं, इन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई थी। अब देखिए, तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वान जो पाणिनि है, उनकी व्याकरण किस प्रकार की है। इसी प्रकार से उपमन्यु और आरुणि जैसे महान गुरु भक्त शिष्य भी इसी केंद्र की देन है। और चाणक्य भी यहीं के स्नातक और अध्यापक भी रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने यहीं पर शिक्षा प्रदान की थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं पर पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह शिक्षा केंद्र दूर दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था, क्योंकि चंद्रगुप्त भी जब यहीं पर अध्ययन करता है तो वो जब शासक बनता है तो वो इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत कुछ करता है। तो उसके काल में इसकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक हो चुकी थी। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार यह संस्थान अर्थात यह तक्षशिला विश्वविद्यालय अत्यंत समृद्ध हो चुका था और उत्तर भारत के जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए प्रमुख शिक्षा का केंद्र बन चुका था। दूर दूर से आने वाले बालक किशोरावस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। इसलिए यहाँ पर उन्हें उच्च स्तरीय विद्याएं ही पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर साहित्यिक, धार्मिक, लौकिक आदि सभी विषयों का अध्यापन होता था। इन विषयों में थे वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, आयुर्वेद, मंत्र विद्या, धनुर्विद्या, हस्तिविद्या बोलते हैं हाथियों से संबंधित विद्या, और शल्य विद्या, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, वाणिज्य, सर्प विद्या, नृत्य, चित्रकला आदि विभिन्न विषयों के अध्ययनार्थ छात्र यहाँ आते थे। उस समय कर्मकांड की शिक्षा के लिए तक्षशिला नहीं अपितु वाराणसी ही अधिक प्रसिद्ध थी। यहाँ पर हमने देखा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी यहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस विषय में हम कह सकते हैं कि उस समय जब विश्व में, भारत के अलावा संपूर्ण विश्व में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब भारत देश के इस तक्षशिला विश्वविद्यालय, भारत देश का यह तक्षशिला विश्वविद्यालय आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र था। विद्यार्थी शोध कार्य के रूप में उस समय कोई औषधि या जड़ी बूटी का पता लगाता था, तब उसे परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता था। अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों से कर दिया जाता था। इस प्रकार इन सभी विषयों की तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि तक्षशिला में कोई आधुनिक महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय जैसी एक संगठित संस्था नहीं थी, अपितु प्रत्येक विद्या का एक अलग केंद्र था, जहाँ छोटे छोटे गुरुकुल होते थे और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। इस प्रकार आज हमने जो प्राचीन भारत के शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जो हमने यहाँ पर 5 जिनको लिया है, इसमें से हमने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय का भाग 1 में अध्ययन कर लिया है। अब हम भाग 2 में, जो अगला वीडियो
होगा उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और सरस्वती मंदिर के बारे में हम उसमें अध्ययन करेंगे।